जितने भी अफसर थे उनको निकाल दिया, लाने की कोई प्रक्रिया है नहीं। अब जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से बदले की भावना से किया, ये पूरी तरह गलत है। हमने इसका विरोध किया। सरकार चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए लड़ेगा। अगर इस इलाके के किसानों को कुछ मिला है तो वो अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्षों से मिला है। तो मैया जी का बड़प्पन है, उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। बाकी हम उस व्यवस्था के एक छोटे से हिस्से। उडानिया जी भी कि उनके कार्यकर्ताओं ने लगाया कि उनके अथक प्रयासों से इतना करोड़ रुपए क्लेम आया। फिर एमपी साहब ने भी लगाया कि इनके अथक प्रयासों से। दोस्तों, तारानगर राजनीति में चल रही उथल पुथल किसी से छुपी नहीं है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज मौजूद हूँ तारानगर की किसान कार्यालय में। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, मौजूद है हमारे साथ तारानगर राजनीति के, मैंने एक बार पहले भी कहा था, चाणक्य। बिल्कुल ये शब्द है वो सही बैठता है निर्मल प्रजापति पर, क्योंकि ये संघर्षशील इंसान है। पूरी रिपोर्ट हम इनसे कवर करेंगे, एक एक जानकारी इकट्ठा करने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो है वो छोटा होगा, लेकिन जो बातें होंगी वो कठोर होंगी और आपकी समझने योग्य जो बातें हैं वही चीज़ें हम इनसे पूछेंगे। नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखकर निर्मल प्रजापति साहब के प्रति जो आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर दें। निर्मल जी, मीडिया 4x4 के शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों का भी। निर्मल जी, अभी जो तारानगर की राजनीति में उथल पुथल चल रही है, लोकसभा के जो चुनाव आए हैं उसके बाद में एक मुद्दा और निकल कर आया, जिस पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कल या परसों, कि एक लिस्ट जारी हुई है, एक जाति विशेष के जो अधिकारी हैं उनको टारगेट किया गया। इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही सरकार बदलती है, सरकार बदलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को बदलना सरकारों का अपना एक ट्रेंड है। और उसके साथ साथ दूसरा ये भी है कि अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इसको लेके चुनाव आयोग के कुछ नॉर्म्स इस तरीके के हैं जिनके मुताबिक भी कुछ अधिकारियों को, जिनका टाइम एक लिमिट होती है वो पूरी हो गई या जो भी दूसरे कारण हैं, उनका भी ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन तारानगर में जो हुआ है वो इससे थोड़ा भिन्न हुआ है। हाँ, कुछ अलग है। हाँ, मैं अकेला ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ जाति विशेष के कर्मचारी और अधिकारियों को टारगेट किया जा रहा है। आप तारानगर के किसी भी महकमे को जाके देख लो, आप मेरे कहने से अभी पीएचडी में जाना, 1/3 कर्मचारी और अधिकारी नहीं मिलेंगे। एक्शन की पोस्ट खाली है, आईएन के सारे खाली है। जो यहाँ थे उन सबको निकाल दिया, उनकी जगह दूसरा कोई लगाया नहीं है। इसकी वजह से लोगों के पेयजल आपूर्ति में दूसरे जो एक बड़ाऊ के पास लाइन का लीकेज हो गया था, 2 दिन से लीकेज निकला, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाला कोई अधिकारी नहीं था। पिछले दिनों शहर में 3 दिन तक पानी की सप्लाई नहीं हुई। यही हालात ग्रामीण क्षेत्र के हैं। हमारी आईजीएनपी में आप जाइए, आईजीएनपी में जितने भी अफसर थे उनको निकाल दिया, लाने की कोई प्रक्रिया है नहीं। यही हाल आपके बिजली बोर्ड का है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से राजनीतिक द्वेषता के चलते यहाँ से कर्मचारियों के, अधिकारियों के तबादले किए गए, ये ठीक नहीं है। एक अगर नॉर्म्स में आ रहे थे तो उनके होते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रूटीन की प्रक्रिया है, नौकरी करनी है कहीं भी कर लेंगे। लेकिन इनका ये बिहेव है वो समाजों के बीच में आपस में खाई खोदने जैसा है, जिसे भरने में ये तो चले जाएंगे, अगले चुनाव में ये होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हम और आप तारानगर विधानसभा क्षेत्र का पूरा परिवार यहीं रहना है। तो समाजों के बीच में, परिवारों के बीच में खाई खोदने का काम विभाजनकारी राजनीति के चलते, बदले के भाव के राजनीति के चलते जो किया जा रहा है, ये बहुत गलत है, जिसकी हमारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निंदा की थी और ये मांग की थी कि इस तरीके से कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं किया जाए। निर्मल जी, मतलब ये सिस्टम नहीं होता था कि पहले, कि इस बार तो कुछ अलग दिख रहा है। पहले ये नहीं था कि यदि
किसी को एपीओ करना है, किसी को दूसरी जगह भेजना है, तो उससे पहले उस अधिकारी को दूसरे अधिकारी को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता था। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, अलग है थोड़ा। देखिए, आज से 5 साल पहले जब बुढ़ानिया जी यहाँ एमएलए बने थे और कांग्रेस की सरकार आई थी, तो ये काम इन्होंने भी करना शुरू किया था और हमने विरोध किया था। और उसके बाद में इन्होंने थोड़े बड़े लेवल पे कर दिया, वर्तमान वालों ने, इन्होंने उस समय रोक दिया था। ट्रांसफ़र कर्मचारी की एक प्रक्रिया है, प्रमोशन होगा तो यहाँ अगर पोस्ट नहीं है तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। 2 साल 3 साल कार्यकाल की एक लिमिट होती है, वो अगर पूरा हो गया तो उसके बाद में जाना पड़ेगा। अब जिस तरीके से इन्होंने एक तरीके से बदले की भावना से किया, ये पूरी तरह गलत है, हमने इसका विरोध किया। निर्मल जी, गांवों के अंदर, ग्रामीणों के अंदर एक विरोध भी उत्पन्न हुआ कि एक जाति विशेष को टारगेट किया गया और रिलेटेड कर दिया गया कि पीछे जो विधानसभा चुनाव हुए थे और जो बड़े नेता थे, प्रतिपक्ष के जो नेता थे, वो हार गए और हार का बदला इस प्रकार ले रहे हैं। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। हमारे पीएचडी में एक्सन रामनिवास रेगर थे, उनका भी तबादला इसके साथ हुआ है। अच्छा। हमारे सावा में जो कर्मचारियों को इन्होंने सबसे पहले निलंबित किया था, उनमें भी दूसरे समाज के लोग भी हैं। तो इन्होंने एक राजनीतिक द्वेषता के चलते एक लिस्ट है, वो जाटों की मतलब निकल गया। लिस्ट तैयार करने वाला कोई अधिकृत व्यक्ति थोड़ी था। जिसका तबादला हुआ है उसको भी एपीओ लिखा हुआ है, उसमें बहुत से, उस लिस्ट में किस कर्मचारी को कहाँ लगाया है उसकी सत्यता भी सही नहीं है। वो एक अलग, मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से ही एक अजीब खाई खोदने की कोशिश की जा रही है, दोनों की तरफ से, जो सही नहीं है हमारे तारानगर विधानसभा परिवार के लिए। आप एपीओ निलंबन, लाइन हाजिर, ये बगैर कोई अनुशासनहीनता या बगैर कोई लापरवाही के इस तरीके से नहीं होते। उनके खिलाफ पहले विभागीय कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई में उनकी कोई लापरवाही आती है तो कोई एपीओ होता है, कोई लाइन हाजिर होता है, कोई सस्पेंड होता है। ये एक प्रक्रिया है, तबादलों की अलग प्रक्रिया है। इन्होंने जिस तरीके से किया है वो आनन फानन में और कुछ लोगों के कहने से, उनमें तो हमारे यहाँ तारानगर में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो जिनको ड्यूटी करनी चाहिए, जहाँ भी जिस महकमे में वो हैं, जितनी सरकार उनसे ड्यूटी करवाती है उतनी करनी चाहिए, वो कभी ड्यूटी पे जाते ही नहीं। वो पहले उस नेताजी के खास थे, आजकल इस नेताजी के खास हैं, वो लिस्ट तैयार कर रहे हैं और वो आगे दे रहे हैं, उनकी लिस्ट के आधार पे तबादले हो रहे हैं। तो इससे आप समाज को संदेश क्या देना चाहते हैं? आपके इर्द गिर्द जो कामचोर लोग रहते हैं, तो मेरे तो राठौड़ साहब से और बुढ़ानिया जी से भी हमने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध किया था। ताराचंद जी मिश्रा का यहाँ से बाड़मेर ट्रांसफ़र किया था, हमने उनकी मदद की। आज वो किसको वोट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, वो एक अलग इशू है, वो उनका विवेक है, उनका मताधिकार है, लेकिन हमने उनकी मदद की थी। अब जो कर्मचारी जिनके इन्होंने तबादले किए हैं, हम उनकी भी मदद में हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने आपस में हमारे आपसी भाईचारे को, हमारे सौहार्द को ख़त्म करने की पॉलिटिक्स जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये तारानगर की जनता के लिए सही नहीं है। लोगों को समझना चाहिए, इनके कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए। आज जो लिस्ट बना रहे हैं, कल को राज इनका चला जाएगा, दूसरे वालों का आएगा, तो ये एक आप नई परंपरा इस तरीके से मत डालिए, मतलब एक लड़ाई रह जाएगी। हाँ, हमेशा के लिए एक ऐसी कभी ख़त्म न होने वाली एक लड़ाई जो पहले कभी इस तरीके का इतिहास रहा नहीं है तारानगर का। बुढ़ानिया जी ने कोशिश की, लोगों ने मना किया, रुके, अब ये कर रहे हैं, हम तो इनको भी मना कर रहे हैं, रुकना भी पड़ेगा, अन्यथा चुनाव ये कोई अंतिम थोड़ी था, चुनाव और भी आएंगे। उन चुनाव में आपको क्या मिलेगा, अपने आप आपके जो सबक है वो दिमाग में आ जाएगा। निर्मल जी, कम्युनिस्ट पार्टी की एक विचारधारा हमेशा से रही है कि जो किसान है और मजदूर वर्ग है उनके लिए हमेशा हमें लड़ना है। लेकिन जैसे हम गाँव के अंदर घूम रहे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें एक बात निकल के आ रही है कि निर्मल जी को हमने वोट नहीं दिए, जो अब बीमा क्लेम हमें लेना है उसके लिए हम कैसे उन्हें मनाएं और
उनके साथ मिलकर हम कैसे लड़ें? तो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि आप इस बात को स्पष्ट करें। देखो, सरकारों का चरित्र है पूंजीवादी कॉरपोरेट प्रस्थ, और बीमा क्लेम की जिनके साथ लड़ाई है वो पहले गहलोत साहब की सरकार थी। सीधी गहलोत साहब के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, बीच में एक माध्यम एसबीआई कंपनी के रूप में था। आज भजनलाल जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, डायरेक्ट इनके साथ भी लड़ाई नहीं है, बीच में एक माध्यम है रिलायंस का। किसानों को तो ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो किया, निर्मल तो नाराज़ है नहीं, हमारे पास जितनी ताकत, मेरे पास तो आज भी 7,000 वोटों का की ताकत है। हमारे बुलावे पे 9 अगस्त को हमने कलेक्ट्रेट पे एक दिन का आंदोलन भी किया था। करीब 2023 की आपत्तियों का निस्तारण उसमें हो गया। 21 के मसले पे उस दिन हमारी बात हुई थी कि स्ट्राइक की मीटिंग के लिए जिला प्रशासन है वो राज्य सरकार को चिट्ठी लिखेगा। उस स्ट्राइक की मीटिंग 29 फरवरी को हो भी गई है, लेकिन उसमें अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। वो हो जाएगा, वो प्रक्रिया का हिस्सा है। हम हमारे संघर्षों को नहीं छोड़ेंगे, हमारे संघर्षों में कमजोरी नहीं आने देंगे। अब जनता ने वोट कम दिए ज़्यादा दिए वो तो उनकी विवेचना का विषय है, जनता तय करे उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या परिस्थितियां थी। मैं तो चुनाव में भी गया था, तब भी कह के आया था कि आपको आने वाला समय है वो बहुत और ख़तरनाक आने वाला है। एक साथ 200 किसानों के एसडीएम कार्यालय तारानगर से कुर्की और नीलामी के नोटिस निकले हैं। हम तो अभी मार्च में उनकी पेशियां हैं, कुछ के प्रकरण तो हमने वन टाइम सेटलमेंट में निपटाए भी हैं, बाकी दूसरे भी वन टाइम सेटलमेंट में निपटा रहे हैं। ये तय है कुर्की और नीलामी किसी की नहीं होने देंगे। एसडीएम चाहे पूर्ववर्ती सरकार का हो तब भी हमने रुकवाया था, आज कोई भी आएगा हम अपने संघर्ष के दम पर उनको रुकवाएंगे। बात रही क्लेम की, मैंने ये कहा था कि कंपनियां जो है वो बहुत पावरफुल होती जा रही हैं, सरकारी सिस्टम के ऊपर इनका कब्जा होता जा रहा है, तो किसान इनका कैसे मुकाबला करेगा। ये ड्रोन लिए खेतों में घूम रहे थे, हम तो ये समझते थे कि ये गिरदावरी कर रहे हैं, बुआई देख रहे हैं, ये तो उनसे भी 2 कदम आगे चले गए। इन्होंने खसरे आपके ई धरा आपका दूसरा जो ऐप है ज़मीन का, गूगल अर्थ, उनके माध्यम से खसरों से एक किसान के नंबर ले लिए, किस किसान के खेत में फसल अच्छी है, किस किसान के खेत में फसल कमज़ोर है, वो सारी चीज़ें लिस्टेड कर ली। और अब जिस तरीके से क्रॉप कटिंग के एक्सपेरिमेंट होने हैं और ये खसरे तय करवा के लाए हैं। पहले रैंडम सिस्टम से होता था, एक लिफाफे में, बंद लिफाफे में खसरा नंबर हमारे तहसीलदार के, एसडीएम के, कलेक्टर के पास, सांख्यिकी वालों के पास, इनके पास आते थे। अब की बार ऑनलाइन ऐप के माध्यम से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से आ रहे हैं। तो खसरा क्रॉप कटिंग करनी है काड़वास गांव की, और अक्षांश देशांतर जो आ रहा है वो आ रहा है झाड़सर कांदलान का। क्रॉप कटिंग करनी है तारानगर तहसील में, क्योंकि सीमा के इस तरफ तारानगर है, उस तरफ राजगढ़ है, इस तरफ राजगढ़ है, उस तरफ भादरा है। तो ये चीज़ें पटवारी को ही पता होती है। अब ये अक्षांश देशांतर, मैं नहीं कहता कि बीमा कंपनी वालों ने ही उनको ये खसरे दे दिए कि साहब ये काड़वास की क्रॉप कटिंग करनी है, और गलती से वो खसरा भादरा का आपके डूंगरसिंहपुरा का आ गया या घोटड़ा का आ गया। तो इस तरीके की प्रैक्टिकली जो कमियां हमने पकड़ी है वो आई हैं। इसका मतलब ये है कि जांच का विषय है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए खसरे तय कैसे हुए हैं। हमारे तारानगर के इस उत्तर पश्चिमी बेल्ट में थोड़ा पानी लगता है, सब जगह नहीं लगता। तारानगर का एक भी गांव नहीं है जहाँ पे 50% से ऊपर रोई में पानी लगता हो। तो बाकी जो बिरानी क्या चने की बुआई हुई नहीं है, चने की बुआई बिरानी भी हुई है, लेकिन खसरे जो सेलेक्ट हुए हैं क्रॉप कटिंग के लिए वो मैक्सिमम सिंचित जो अच्छी फसल के और सिंचाई वाले वो चयन हुए हैं। इसलिए जांच का विषय है। हम तो कल भी, मैं और कॉमरेड उमराव सिंह कल भी कलेक्टर से मिल के आए हैं, उनको कह के आए हैं कि इसकी जांच की जाए, क्या ये रैंडम प्रणाली से हुआ है या
गाय बगाए किसी के प्रभाव में आके या अज्ञानतावश कुछ गलत हुआ है, लेकिन गलत हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं। निर्मल जी, मतलब जांच का विषय है तो इसमें किसानों को भी आपके साथ आना चाहिए। नहीं, किसान तो आएंगे, अब किसान क्या करे। जी जी। वहाँ अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से आ गए तय होके, और ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आए हैं। अच्छा। ये तो प्रशासन ही जांच करवाए, किसान तो हमारे साथ हैं। हमने मांग की है ना, हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इस संबंध में मांग करनी चाहिए कि दूसरा सबसे बड़ी जो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि चूरू जिला कुछ जगह ट्यूबवेल भी है, कुछ जगह नहर भी है। 19.8% ज़मीन में पानी लगता है, बाकी कंप्लीट बिरानी है। जो फसल बीमा की अधिसूचना है वो चूरू जिले के लिए बिरानी की है, जो गारंटी उपज है वो बिरानी की है, जो बीमित राशि है वो बिरानी की है। तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट आप जब सब कुछ बिरानी का है तो आप सिंचित में कैसे कर सकते हो? ये एक सवाल हमारा पिछली सरकार से भी था, इस सरकार से भी है। अफसर बदल जाते हैं, नए अफसर आते हैं, उनको समझाते समझाते यहाँ से कोई कागजी कार्रवाई शुरू होती है तो यहाँ उनके समझ में आता है, तब तक यहाँ बदल जाते हैं, फिर जयपुर में बदल जाते हैं। विधानसभा में और पार्लियामेंट में इस तरीके की बात करने वाले लोग किसानों के पक्ष के हैं नहीं, जो इस तरीके की बात करके अधिसूचनाओं में ये संशोधन करवाएं। क्योंकि देखो, व्यवस्था जो है वो नियमों से चलती है। नियम जो बन गया वो सही है गलत है, जब तक बदला नहीं जाएगा हम और आपको वही मानना पड़ेगा। तो चूरू जिले के लिए ये विरोधाभास है, जिसका नुकसान आपके पास में ही नेठवा पटवार हल्का है, रबी की फसल में सोमसीसर पटवार हल्का है, आपके मेहरासर पटवार हल्का है। सब जगह क्लेम आया था लेकिन यहाँ नहीं आया। यहाँ नहीं आने के पीछे जो कारण था वो ये था कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है वो सिंचित में हो गए तो उत्पादन उतना आ गया जो खराबे से ऊपर था। निर्मल जी, मतलब शंभू बॉर्डर के ऊपर किसानों का आंदोलन चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर हरियाणा और पंजाब के जो किसान है, मजदूर है, डटे हुए हैं। राजस्थान और कम्युनिस्ट पार्टी के जो किसान हैं, जो लड़ाकू हैं, वो वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे? इसके पीछे कारण क्या रहा? देखिए, वो सिर्फ किसान है, किसी पार्टी के नहीं है। ये ज़रूर हो सकता है कि वो पंजाब के हैं, वो हरियाणा के हैं। आप उनके झंडे देखोगे तो भिन्न भिन्न रंग के झंडे, अलग अलग यूनियन है। हाँ, अलग अलग यूनियन है। सब संगठनों के किसान वहाँ आए हुए हैं। असल में क्या था कि यूनियनें इतनी ज़्यादा बन गई, सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपना अपना संविधान है। तो जो आह्वान की तारीख तय की गई वो आपस में भाई अपन तो यहाँ छोटे लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे जो नेतृत्वकारी लोग हैं वो आपस में बैठ के डिस्कस करते, उसके बाद में कोई कार्यक्रम देते तो शायद इसका रूप दूसरा होता। उन किसानों ने आह्वान दे दिया, वो कह रहे हैं हम 13 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से वहाँ तारबंदी की है, बैरिकेटिंग की है, सड़कों में कीलें ठोकी हैं और जिस तरीके से दमन किया है उन किसानों का, पूरे हिंदुस्तान के किसान संगठन और किसान उनके साथ हैं। और अभी संयुक्त किसान मोर्चे ने भी 14 मार्च को दिल्ली कूच का आह्वान कर दिया है, जिसकी तैयारी सभी जगह सारी यूनियनें कर रही हैं। और उन किसान जो अभी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे, जहां उनको अलग अलग बॉर्डरों पे रोका हुआ है, उनसे बातचीत करने के लिए, आपस में तालमेल बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है। वो समिति अपना काम दिन प्रतिदिन कर रही है। देखिए, जो मांग जो किसानों की है, MSP गारंटी कानून, जब तक किसान की भाव की लूट खत्म नहीं होगी, MSP को लेके एक बड़ा भ्रम नौजवानों में फैलाया गया सरकार के लोगों की तरफ से कि अगर किसान को MSP मिल जाएगी तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। इससे महंगाई का कोई ताल्लुकात नहीं है। हम ये कह रहे हैं किसान को भाव की गारंटी मिलनी चाहिए। अच्छा, मतलब इतना मिलना है तो इतना मिलना चाहिए। महंगाई की मार कहाँ होती है? महंगाई की मार आम जनता की तब होती है जब किसान टमाटर बेचता है 2 रुपये किलो
और बाजार में जनता को मिल रहा है 20 रुपए किलो या 10 रुपए किलो, तो बीच का डिफरेंस कहाँ जा रहा है? महंगाई की जो लूट है वो मुनाफाखोरी की वजह से है। गुआर किसान का बिकता है 4,000 भी बिकता है और वो 33,000 भी बिकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो बिचौलिया सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा? ख़त्म नहीं होगा उससे। एमएसपी गारंटी से मतलब ये है कि जैसे मूंग की फसल है, मूंग के लिए 8,8200 रुपये एमएसपी जो भी है अलग अलग राज्यों में वो निर्धारित है। आज ये है स्थिति कि बाज़ार में अगर मूंग 6,000 रुपये बिक रहा है तो हम जैसे लोगों को इकट्ठा होके सरकार से ये मांग करनी पड़ती है कि सरकारी खरीद के अंदर शुरू करो और किसान का एमएसपी पर मूंग खरीद किया जाए। एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद अगर बाज़ार में भी कोई खरीदेगा तो वो उस एमएसपी पे खरीदेगा, सरकारी दुकान पर भी अगर कोई खरीदेगा तो उस एमएसपी पे खरीदेगा, सेम रेट पे। तो ये जो भाव की जो लूट है इसको ख़त्म करने की लड़ाई है। आज चना किसान जब निकालता है तब 4,000 रुपये, 4,500, 5,000 रुपये अधिकतम, और वही चना हम बुआई के समय जब बाज़ार से वापस लेके आते हैं तो मैंने 2016 में अपने खेत में बुआई की 15,000 रुपये क्विंटल के चना लेके आए। जब निकाल उस 16 में तो हुआ ही नहीं, 17 में नाम मात्र का हुआ, वो बेचने के लिए गए तब वही 4,000 रुपये। तो एमएसपी जो गारंटी है उसके अनुसार आपको ये तय करना पड़ेगा कि खरीदने की रेट ये है और बेचने की रेट ये, तब ये मुनाफाखोरी जो बीच का गैप है ये ख़त्म होगा और इससे आम जनता को भी राहत मिलेगी। महंगाई अब कह देते हैं कि इससे तो आम जनता फिर खाएगी क्या, आम जनता महंगाई से परेशान हो जाएगी। तो आप पेट्रोल डीजल पे 35 रुपए की चीज़ 110 रुपए में खरीद रहे हो, एक बार भी सरकारों से सवाल। तो किसान और आम जनता को आमने सामने करने की टैक्टिस भी कहीं ना कहीं सरकार में बैठे लोगों की है, इसलिए इस तरीके के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। तो जो किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनकी मांग एमएसपी की है। पिछले किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए थे उन मुकदमों को वापस लेने की बात उस समय के सरकार के अधिकारियों ने कही थी, वो मुकदमे वापस करवाने की है। मुकदमे वापस करना तो दूर, किसान नेताओं के पासपोर्ट जब्त किए जा रहे हैं, उनको कभी एयरपोर्ट पे कभी दूसरी जगह गिरफ्तार करने के प्रयास जो हैं वो पिछले दिनों हुए। उसके बाद में ये हुआ है। उस आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोग जो शहीद हो गए, उस समय सरकार ने कहा था कि हम इनको उचित मुआवजा, नाम कोई रकम वो तय नहीं कि उचित मुआवजा देंगे, वो मुआवजा आज तक नहीं दिया है। तो इन मुद्दों को लेके ये दोबारा किसान आंदोलन शुरू हुआ है। निर्मल जी, मतलब एक बात और भी निकल के आई जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति, कि जो पीछे जो आंदोलन हुआ था उससे ठीक आगे 1 या 2 महीने बाद चुनाव होने थे, और इस बार जो आंदोलन हो रहा है उसके बाद लोकसभा के जो है चुनाव 2 या 2.5 महीने बाद होने हैं। बात ये निकल के आ रही है कि ये संयोग है या प्रयोग है आंदोलन जो चल रहा है? देखो, पीछे जो आंदोलन हुआ देश के अंदर कोरोना था, कोई चुनाव नहीं था। कोरोना के समय सरकार बिना पार्लियामेंट में चर्चा किए, बिना मंत्रिमंडल में चर्चा किए एक अध्यादेश लेके आई थी 3 कृषि कानूनों के। उन कृषि कानूनों के विरोध में किसान खड़ा हुआ था और वो आंदोलन 13 महीने चला था। 13 महीने चलने के बाद मोदी जी 13 महीने आंदोलन चला, उसके बाद में यूपी के, बंगाल के इनके चुनाव आ गए। तो इसमें किसान का तो कसूर नहीं है, वो तो जिस दिन दिल्ली आने के लिए घर से रवाना हुआ था उसी दिन कह देते आपके चुनाव प्रभावित नहीं होते। हाँ, सही है। 13 महीने आंदोलन चलने के बाद फिर कोई न कोई राज्य में चुनाव तो आएंगे। हमारी जो संघीय जो ढांचा है, जो संवैधानिक ढांचा है, कहीं राज्य में, कहीं पूरे देश के आम चुनाव, वो चुनाव तो अपने समय पे आएंगे। अब किसान के साथ समझौता 2021 में हो गया, 2022 चला गया, 23 चला गया, अब 24 में दोबारा चुनाव होने हैं। आपने किसानों के साथ जो वादा किया था वो वादा आप पूरा नहीं कर रहे हो, तो किसान को राइट नहीं है क्या आंदोलन करने का? फिर ये बात किसान के लिए क्यों लागू होती है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं? तो चुनाव आ रहे हैं,
वो तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव आ रहे हैं। किसान तो लंबे समय से मांग कर रहा था और आज भी मांग कर रहा है। सरकार कल को बदल भी जाएगी, तब भी अगर मांग पूरी नहीं होती है तो किसान तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसान के ऊपर कर्ज माफ़ी का सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन, कर्ज मुक्ति का। आज जो कर्जा है वो इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ अकाल पड़े हैं, कर्जा इसलिए हुआ है कि खेती के ऊपर लागत बढ़ी है और जो इनकम है, भाव की लूट है, वो बढ़ी है। इसलिए किसान की को उपज की पूरी कीमत नहीं मिली, इस वजह से ये कर्जा हुआ है। तो लागत का 1.5 गुना भाव जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में प्रावधान किया गया है, उसकी मांग है। सरकार चाहे इनकी हो चाहे उनकी हो, किसान अपनी मांग को मनवाने के लिए लड़ेगा। निर्मल जी, मतलब अब लोकसभा चुनाव है वो आ गए हैं, बिगुल बज चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से राजस्थान में कितनी सीटों पर पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे, और वर्तमान में एक नाम बड़ी ज़ोर शोर से निकल कर आ रहा है। आपके साथी हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, पूर्व विधायक हैं बलवान जी पूनिया, तो उनके प्रति आपकी क्या राय है? चूरू लोकसभा से लड़ रहे हैं या सीकर से? देखिए, हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल है। यहाँ से हमने 3 नाम चुनाव लड़ने के लिए 3 लोकसभा क्षेत्र के भेजे हैं, जिसमें सीकर, चूरू और श्री गंगानगर शामिल है। गठबंधन में कितनी सीट मिलती हैं, कौन सी सीट मिलती हैं, ये तो नेतृत्व तय करेगा। बाकी इंडिया गठबंधन से चूरू की सीट हमें मिलती है तो कामेड बलवान पूनिया हमारे उम्मीदवार होंगे। तो जो हज़ारों लोग आपको देखते हैं, क्योंकि वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, उनके लिए एक अंतिम स्पीच आपकी तरफ से। अंतिम स्पीच यही है कि जो जिन मुद्दों पे हमने बात की हैं, वो चाहे फसल बीमा के हों, चाहे किसान आंदोलन के हों, हमारे नहर के ऊपर भी एक दिन आपके साथ पूरा बैठेंगे, क्योंकि ये तारानगर ही नहीं, चूरू ज़िले के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेके बरसों तक सपने संजोए हैं। इसके ऊपर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तक लीक से हटकर अगर इस इलाके के किसानों को कुछ मिला है तो वो अखिल भारतीय किसान सभा के संघर्षों से मिला है। इसलिए गाँव में संगठन को मजबूत करो और ये आयाराम गयाराम के जो प्रोपगेंडा की राजनीति है, इसके ज़्यादा शिकार मत बने। निर्मल जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा कि एक बात पूछना मैं भूल गया आपसे। पीछे मेरा इंटरव्यू था डूंगरगढ़ के पूर्व विधायक मैया जी से, तो उन्होंने आपके प्रति जो राय रखी वो बड़ी शानदार थी। उसमें से एक पॉइंट मैंने अलग चुन के रखा कि कभी मिलेंगे और पूछेंगे। उन्होंने कहा था कि निर्मल जी है, उन्होंने हर किसान के घर में बोरी है वो डलवाई है, अपनी भाषा में वो बात कही थी। शायद आपने भी वो इंटरव्यू सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही और उनके साथ आपके जो संबंध है वो कैसे हैं? देखिए, निर्मल उस व्यवस्था का छोटा सा हिस्सा है। राजस्थान में 3 तरीके के किसान हैं। एक वो किसान जिनका वास्ता नहरी पानी के साथ है, जिसको लेके सरकारों के साथ उनका संघर्ष रहता है। एक वो किसान जो ट्यूबवेल बेल्ट का है, बिजली को लेकर सरकारों के साथ उनका संघर्ष गाए बगाए रहता है। तीसरा किसान है बिरानी क्षेत्र का किसान, जिसका हिस्सा हम हैं। तो जहाँ बिजली का सवाल है, आप देखेंगे कि ये किसानों के घर में, आम जनता के घर में बोरी डालने वाला निर्मल नहीं है, ये लाल झंडा है। उसका निर्मल एक छोटा सा हिस्सा है। नहीं, मैया जी ने कहा था कि निर्मल जी ने हर किसान के घर में बोरी न खाई है, वो लाल झंडे ने डलवाई है। मैया जी का बड़प्पन है, उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। वो पूरा संगठन है, पूरे संगठन के लोगों की एनर्जी उसमें लगती है और उसी संगठन के सामने सरकारें झुकती हैं। अकेले निर्मल के सामने कोई सरकार झुकती नहीं है, लोगों की ताकत है वो। तो मैया जी का बड़प्पन है, उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। बाकी हम उस व्यवस्था के एक छोटे से हिस्से। आदमी प्रयास करता है, फिर भी उसको सफलता नहीं मिलती तो फिर वो निराशा भी जल्दी आती है। यहाँ निराशा इसलिए नहीं आई कि सारे प्रयास है वो सफल होते रहे तो आगे बढ़ते रहे। तो ये मुख्यतः है, MP MLA होने से या सरकारें बदलने से नीतियाँ नहीं बदलती। नीतियाँ वहाँ बदलती हैं जहाँ लोग खड़े हो जाते हैं सरकारों को आंख दिखाने के लिए। निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे तारानगर राजनीति के चाणक्य क्रांतिकारी नेता निर्मल जी प्रजापत। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, निर्मल जी के प्रति आपकी जो राय है वो ज़रूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर शेयर और फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।